स्वागत है आपका मेरे क्लास में। आज हम देखेंगे अनुमान के प्रारंभिक नियम, जिसे आप 19 रूल के नाम से जानते हैं। इसमें अभी हम सिर्फ 9 रूल की चर्चा करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की क्लास में हम देखेंगे निगमन विधि, द मेथड ऑफ डिडक्शन। ये आपको प्रोफेसर अशोक कुमार वर्मा की बुक में पेज नंबर 74 इसमें मिल जाएगा। इसमें 9 रूल के माध्यम से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। स्टार्टिंग में ये 9 रूल रहते हैं, लेकिन बाद में ये 19 रूल हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो 9th रूल क्या है। साधारणतः इसे हम बोलचाल की भाषा में 9th रूल बोल के इसका यूज करते हैं, लेकिन इसे अनुमान के प्रारंभिक नियम कहा जाता है। तो चलिए हम एक एक करके सभी रूल्स को देखते हैं। पहला नियम है विधायक हेतु फलानुमान। इसका रूल है P imply Q, P therefore Q। P imply Q, P therefore Q। अगर मान लीजिए कि हमारे पास P imply Q और P इस तरह के दो सेंटेंस है, दो वाक्य है हमारे पास में, तो उसका निष्कर्ष क्या होगा? Q होगा। इसका दूसरा नियम है निषेधक हेतु फलानुमान। इसे कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखने का तरीका है P imply Q not Q therefore not P। P imply Q not Q therefore not P मीन्स कि यदि हमारे पास P imply Q और not Q ये दो लाइन हमारे पास रहेंगे, ये दो लाइन हमारे पास रहेंगे, तो हम not P लिखेंगे। हमारा निष्कर्ष नॉट पी होगा। अभी जो इससे पहले हमने पहले रूल को देखा और दूसरा रूल, ये दोनों में समानता है। समानता क्या है कि ये इसका जस्ट उल्टा शो कर रहा है। मतलब कि P इम्प्लाई Q यदि फर्स्ट वाला हमारे पास रहा तो ये लास्ट होगा, लेकिन इसमें क्या है कि P इम्प्लाई Q यदि लास्ट का निगेशन रहा तो फर्स्ट का निगेशन होगा, मीन्स इसका निषेध। इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे MP, शॉर्ट में जब भी इसे हम लिखेंगे MP, और इसे लिखेंगे MT। इसका तीसरा नियम है हेत्वाश्रित न्याय। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका होता है P इम्प्लाई Q, Q इम्प्लाई R, देयरफॉर P इम्प्लाई R। इसे इस तरह से लिखते हैं। इसे याद करने का मैं आपको एक आसान तरीका बता रही हूँ। P इम्प्लाई Q, Q इम्प्लाई R अगर इस तरह रहा तो देखिए यहाँ Q है, ये इसको हम हटा देंगे, P इम्प्लाई R बच गया। मीन्स अगर P इम्प्लाई Q रहा, Q इम्प्लाई R रहा, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम रहा, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट हम लिखेंगे। इसे शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? इसे शॉर्ट में लिखते हैं HS, इसे HS बोला जाता है। चौथा नंबर में है वैकल्पिक न्याय। इसका फॉर्मूला क्या है? P बेज Q। P बेज Q, अगर हमारे पास P बेज Q रहा और उसका निषेध अगर मौजूद रहा, मतलब कि नॉट P, P बेज Q, अगर उसका निषेध हमारे पास मौजूद रहा तो देयरफॉर हम सिर्फ Q को लिख सकते हैं। मीन्स अगर P बेज Q रहा और नॉट P रहा तो हम Q को लिख सकते हैं। इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे DS। 5th नंबर में है विधायक द्विविधा। इसका फॉर्मूला हुआ P इम्प्लाई Q डॉट R इम्प्लाई S, P बेज R, देयरफॉर
Q वेज S, ये इसका फॉर्मूला हुआ। P इम्प्लाई R डॉट R इम्प्लाई S, P वेज R Q वेज S। ये देखने में आपको बहुत बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन मैं इसे आपको याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है P इम्प्लाई Q डॉट R इम्प्लाई S। जब भी ये फॉर्मूला लागू होगा तो उसमें सिंबल सेम टू सेम ही रहेंगे, तभी ये उसमें यूज़ होगा। अगर यहाँ पे इम्प्लाई की जगह में डॉट हो गया, डॉट की जगह में भेज हो गया, तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। तो आप इसको ध्यान दें और इसे देखें कि ये कौन कौन से सिम्बल्स जुड़ा हुआ है। अब इसे लिखना कैसे है, तो देखिए स्टार्टिंग का ये लेटर और स्टार्टिंग का ये लेटर, मतलब कि दोनों ब्रैकेट के अंदर का स्टार्टिंग का जो है लेटर वो बेस साइन के साथ में जुड़ जाएगा। और उसका निष्कर्ष क्या होगा, तो दोनों ब्रैकेट के अंदर का लास्ट लेटर मीन्स P और R वेज साइन से जुड़ गया, Q S वेज साइन से जुड़ गया। इस तरह आप इसे याद करें। विधायक द्विविधा, इसे हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, CD। इसे शॉर्ट में लिखने का तरीका हुआ CD। नेक्स्ट है निषेधक द्विविधा, इसका फॉर्मूला हुआ अभी जो हमने ये लिखा था ना विधायक द्विविधा, इसी तरह से ये बनेगा। इसका फॉर्मूला भी सेम इसी तरह का होगा, बस थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज होंगे। P इम्प्लाई Q डॉट R इम्प्लाई S। देखिए ये दोनों में सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। यहाँ हमने फर्स्ट वाला लेटर लिया था, अब हम लास्ट वाला लेटर लेंगे Q S, लेकिन नेगेशन के साथ में, नॉट Q वेज नॉट S, देयरफॉर। अब इसमें भी उसी तरह करेंगे। इसमें हमने लास्ट वाला लिया था, अब इसमें हम फर्स्ट वाला लेंगे। इसमें हमने लास्ट लेटर को लिया था, देखिए अब इसमें हम फर्स्ट लेटर को लेंगे। तो कैसे लेंगे, इसे भी निषेधक नॉट साइन के साथ में इसे भी हम लिखेंगे, नॉट P वेज नॉट R, नॉट R। आप एक तरह से देखिए तो ये इसका उल्टा हो गया। इसमें इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे DD, DD। सेवन नंबर में है सरलीकरण। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला है कि P डॉट Q, यदि हमारे पास P डॉट Q है, यदि हमारे पास P डॉट Q है तो स्टार्टिंग का हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं सिंप करके। कैसे, तो P डॉट Q देयरफॉर P, बस इतना ही लिखना है कि यदि हमारे पास P डॉट Q है तो स्टार्टिंग का हम निष्कर्ष के रूप में उसको लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, SIMP, सिंप, बस शॉर्ट में इतना ही लिखते हैं सिंप। ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि यदि P डॉट Q हमारे पास है तो बस हम स्टार्टिंग वाला लेंगे, लास्ट वाला नहीं, स्टार्टिंग वाला जब भी लें। 8 नंबर में क्या है, तो संयोग। संयोग तो क्या, यदि दो हमारे पास सेंटेंस हुआ, जैसे P और Q हमारे पास दो लाइन हुआ, तो हम निष्कर्ष के तौर पे P डॉट Q लिख सकते हैं। और शॉर्ट में क्या लिखेंगे, कंज। तो ये शॉर्ट नेम जो है उससे आप याद रखें, हम जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। अब नाइन्थ और लास्ट रूल है योग, एडिशन। इसका फॉर्मूला था P देयरफॉर P वेज Q, P देयरफॉर P वेज Q। यदि हमारे पास P है तो हम उसमें Q ऐड कर सकते हैं वेज के साइन के साथ में। ये सिंबल जो है वो से आप बिल्कुल ध्यान में रखें, जो सिंबल जिसमें यूज़ हुआ है बस वही उसमें लागू होगा। कोई और दूसरा सिंबल रहे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि हमने एडिशन में देखा कि इसमें वेज का साइन होता है P, तो देयरफॉर P वेज Q। तो हम इसमें ये नहीं करेंगे P डॉट Q, P इम्प्लाई Q, ये सब नहीं होगा। जब भी हम एडिशन करेंगे तो P वेज Q ही होगा। इसे कैसे लिखेंगे, तो ऐड, बस शॉर्ट में ऐसे ही लिखेंगे।
ये जो 9 रूल हैं वो सिंबॉलिक लॉजिक सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये नियम अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तभी आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और नहीं तो फिर आप इसमें एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिनको याद है वो इस नियम को रिवीजन ज़रूर कर लें, और जिनको नहीं याद है वो अच्छे से इस नियम को याद कर लें। मैं जब ये नियम बताऊंगी अभी, तो मैं बीच बीच में आपको कुछ ट्रिक्स बताते जाऊंगी, जिससे कि आप इस नियम को ईजिली याद कर पाएँ। लेकिन सभी स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें कि आप ये नियम बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए, जिसको मुँह ज़बानी कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि P इम्प्लाई Q P, देयरफॉर क्या होता है, तो आप फटाक से आंसर दें कि Q आंसर होता है। इस तरह से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इसमें बना सकेंगे इसका क्वेश्चन, और नहीं तो फिर आप इसके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अगर आपने सीख भी लिया तो फिर आपको बनाने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आप ध्यान दें कि ये 9 रूल जो हैं इसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर ले, समझ लें। आपको नहीं याद आता है तो आप इसे कोशिश करें कि रट लें, लेकिन किसी भी तरह से आप इसे याद कर लें। इन रूल्स के आधार पे ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप बुक की सहायता लें, आप अपने दिमाग में इसको सेट कर लें कि आपको फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम बुक की सहायता बिल्कुल नहीं लेंगे, खास करके रूल देखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो इसके फॉर्मूले हो गए। इसमें 9th रूल जो थे उसे मैंने अभी बता दिया। चलिए अब इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर जो मुश्किल क्वेश्चन है उसे फिर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये प्रोफेसर अशोक कुमार वर्मा की बुक में पेज नंबर 87 में है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में अनुमान के उन नियमों का संकेत कीजिए जिनके द्वारा आधार वाक्यों से निष्कर्ष निगमित हुए हैं। मीन्स कि यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे देख करके हमें पहचानना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा रूल यूज़ हुआ है, इस क्वेश्चन में कौन सा रूल यूज हुआ है। जैसे हमने ट्रूथ टेबल में किया था, उसी तरह से इसमें भी रूल पहचानने हैं, मतलब कि इसको बनाने में कौन सा नियम यूज हुआ है, इसको बनाने में कौन सा नियम यूज हुआ है। इन सबको आप ज़रूर करें। इससे करने से होगा क्या कि आपने जो फॉर्मूला याद किया है वो अच्छे से याद किया है या नहीं किया है, फॉर्मूला को पहचानने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं करें। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर बनाएं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये प्रोफेसर अशोक कुमार वर्मा की बुक में पेज नंबर 87 में है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में अनुमान के उन नियमों का संकेत कीजिए जिनके द्वारा आधार वाक्यों से निष्कर्ष निगमित हुए हैं। मीन्स कि यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसे देख करके हमें पहचानना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा रूल यूज़ हुआ है, इस क्वेश्चन में कौन सा रूल यूज हुआ है। जैसे हमने ट्रूथ टेबल में किया था, उसी तरह से इसमें भी रूल पहचानने हैं, मतलब कि इसको बनाने में कौन सा नियम यूज हुआ है, इसको बनाने में कौन सा नियम यूज हुआ है। इन सबको आप ज़रूर करें। इससे करने से होगा क्या कि आपने जो फॉर्मूला याद किया है वो अच्छे से याद किया है या नहीं किया है, फॉर्मूला को पहचानने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं करें। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर बनाएं। यहाँ से यहाँ ये एक ब्रैकेट में बंद है और यहाँ ये अलग है। उसके बाद निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, P, मतलब ये निष्कर्ष कहाँ से आया, तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था सिंप का कि P.Q रहा हमारे पास, तो सिंप करके हम सिर्फ P लिख सकते हैं। तो इसमें भी वही किया गया है, P.Q, देयरफॉर इसे सिंप करके P लिखा गया है। तो इसका मतलब कि इसमें सिंप रूल का यूज़ किया गया है, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के नियम का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, जब हम लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे
क्वेश्चन ये हुआ। अब इसे हम आंसर लिखेंगे। आंसर में हम लिखेंगे दो संयुक्तों में से निष्कर्ष में केवल एक है। अतः यह सरलीकरण ब्रैकेट में सिंप, या फिर आप सिंप लिखें या ब्रैकेट में सरलीकरण दे दें, का उदाहरण है। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे P डॉट R imply S wedge Q, therefore P। अब यहाँ हम फॉर्मूला दे देंगे कि कौन से फॉर्मूले से यूज हुआ है। P डॉट Q therefore P S सिंप, यहाँ पे सिंप। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से लिखें। ये हमारा आंसर हो गया। इसे लिखने का एक और तरीका है, उसे भी देख लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे यह युक्ति आकार सिंप का उदाहरण है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, यह युक्ति आकार सिंप का उदाहरण है, या सिंप्लीफिकेशन का उदाहरण है, या सरलीकरण का उदाहरण है। इस तरह से सभी क्वेश्चन में हम इसी तरह लिखेंगे। ये लिखने में सबसे इजी होगा, तो आप इसी तरह लिखें। पहले ये लिखें, फिर इस तरह का इसको सॉल्व करके दिखाएं, मतलब कि क्वेश्चन और कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है ये। इसी तरह हम बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सभी क्वेश्चन सॉल्व करना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करके बताती हूँ। बस ऐसे बताती हूँ, आप उसे बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे R इम्प्लाई नॉट एस, देयरफॉर R इम्प्लाई नॉट एस वेज, फिर T इक्विवेलेंट नॉट W, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में बस इतना ही है और आंसर में हमारे पास इतना है। तो ये T इक्विवेलेंट नॉट W ये कहाँ से आया? तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, P देयरफॉर P वेज Q एडिशन का, तो इसमें उसी का इस्तेमाल हुआ है। ये इसे हमने P माना है, ये P यहाँ पे है वेज Q, मतलब इसे हमने Q माना, तो ये एडिशन का फॉर्मूला है। तो उसमें हम लिखेंगे कि यह युक्ति आकार, तो उसमें हम लिखेंगे कि यह युक्ति आकार एडिशन, यह युक्ति आकार एडिशन संयोग का उदाहरण है। इसी तरह हम सब में लिखेंगे। यहाँ पे 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप सभी को जरूर बनाएं। और मैंने जैसे बताया वैसे लिखते भी जाएं। इससे होगा क्या कि आपको एक तो फॉर्मूला याद, तो इससे होगा कि आपने जो फार्मूला याद किया है वो अच्छी तरह से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया गया है, कैसे यूज किया गया है, ये आप इसे समझ भी सकेंगे। देखिए 3rd नंबर में दिया हुआ है L इक्विवेलेंट M, ये सिंबल को इक्विवेलेंट बोलते हैं। ये सिंबल को इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसमें दिया हुआ है L इक्विवेलेंट M डॉट, एक ब्रैकेट के अंदर में इतना सारा दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है देयरफॉर L इक्विवेलेंट M, तो ये तो देखने से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये सिंप का फॉर्मूला है, P डॉट Q देयरफॉर P। इसी तरह बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। बहुत ईजी है ये, लेकिन इसे आप ज़रूर सॉल्व करें। अगर आपने इसे बनाया है तो कोई बात नहीं, और अगर आपने नहीं बनाया है या फिर आगे का आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे ज़रूर बनाइए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये प्रोफेसर अशोक कुमार वर्मा की बुक में 89 पेज नंबर में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन निम्नलिखित युक्तियों की वैधता के आकारिक प्रमाणों में आधार वाक्यों को छोड़ अन्य पंक्तियों के लिए जिन नियमों का प्रयोग हुआ है उनका संकेत कीजिए। मीन्स कि आधार वाक्य को छोड़ करके जो अन्य पंक्ति है उसमें कौन से नियम का प्रयोग हुआ है ये हमें संकेत करना है, मतलब कि बताना है। तो आधार वाक्य हमारा कौन कौन सा हो गया, देखिए जहाँ देयरफॉर हुआ, मीन्स देयरफॉर आधार वाक्य पहचानने का तरीका है। ये जो देयरफॉर है वो कंक्लूजन हो जाता है, ये हमारा निष्कर्ष है। इससे पहले के जितने भी वाक्य हैं वह आधार वाक्य हैं। लाइन, सेकेंड लाइन, ये दोनों आधार वाक्य हो गया, ये निष्कर्ष हो गया। अब थर्ड नंबर है ए। ये ए कहाँ से आया हमें ये बताना है। ए कहाँ से आया, देखिए फर्स्ट लाइन में तो ए नहीं आएगा, सेकेंड लाइन में ए आएगा। क्यों आएगा ए, क्योंकि यहाँ पे ए डॉट टी हमने फॉर्मूला देखा था ना, पी डॉट क्यू देयरफॉर पी सिम का फॉर्मूला, तो ये वहीं से आया है। मीन्स पी डॉट क्यू देयरफॉर पी, ये कैसे हुआ, तो ये हुआ 2 का सिम्प, ये 2 का सिम्प हुआ। 4 नंबर कैसे आया, 4 नंबर हम स्टार्टिंग से देखेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन में तो है ए वेज जी, लेकिन यहाँ से ये नहीं आएगा। सेकेंड लाइन में ए डॉट टी, यहाँ से भी नहीं आएगा, ये थर्ड लाइन से आएगा। थर्ड लाइन से आएगा एक फॉर्मूला हमने देखा था, पी देयरफॉर पी वेज क्यू, पी देयरफॉर पी वेज क्यू, ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ये है आपका एडिशन का फॉर्मूला। एडिशन का मीन्स कि अगर हमारे पास एक है तो हम कुछ भी जोड़ सकते हैं वेज का साइन लगा के। तो यहाँ हमें जी यहाँ पे लिखा गया है, मतलब कि इसमें जी जोड़ा गया है, तो ये हो गया 3 का एडिशन, 3 का एडिशन। अगर हमारे पास पी रहा तो वेज का साइन देके इधर हम कुछ भी जोड़ सकते हैं जो हमें ज़रूरत है। फिर फिफ्थ नंबर में एस है, तो ये एस कहाँ से आया, तो ये एस आया है, देखिए एस कहाँ पे है, एस यहाँ पे है, मीन्स ये फर्स्ट लाइन से आया है। तो फर्स्ट लाइन से कैसे आया, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, मतलब कि फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है ए वेज जी इम्प्लाई एस, ए वेज जी इम्प्लाई एस, यहाँ दिख रहा है ए वेज जी। एक फॉर्मूला हमने देखा था P इम्प्लाई Q, P देयरफॉर Q, ये फॉर्मूला हमने देखा था MP का, तो ये उसी फॉर्मूले में ये फिट होगा। देखिए यहाँ पे P Q, इसे हमने P माना, इसे हमने Q माना, ये फिर इसे हमने फिर P माना, तो ये Q। मीन्स यदि कि हमारे पास P इम्प्लाई Q और P दिया हुआ रहे तो हम Q लिखेंगे। तो ये हो गया 1 और 4th का ये MP हो गया। बस इसी तरह से कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है उसे हमें पहचान करके इसमें लिखना है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, इसमें क्या करना है, इसमें भी उसी तरह से जो आधार वाक्य दिया हुआ है उसको छोड़ करके अन्य पंक्ति जो दिए हुए हैं उसमें कौन से नियम लागू हुए हैं। जैसे कि देखिए आधार वाक्य हमारा यहाँ तक हो गया क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है, तो इसको छोड़ करके अन्य पंक्ति जो बचे उसमें कौन से नियम का यूज हुआ है, बस ये हमें संकेत करना है, मतलब कि ये हमें बताना है। तो फर्स्ट लाइन में कौन सा रूल यूज हुआ है, M इम्प्लाई N डॉट K इम्प्लाई L, ये दोनों कहाँ से आए हम ये देखेंगे। M इम्प्लाई N कहाँ है, तो देखिए M इम्प्लाई N यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, और K इम्प्लाई L कहाँ है, तो K इम्प्लाई L यहाँ है। मीन्स दोनों को जोड़ दिया गया है, इसको और इसको जोड़ा गया है, एक पंक्ति में किया गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कंज, मतलब कि ये कंज के फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है। जब हम दो अलग अलग पंक्तियों को एक साथ लिखते हैं तो वो कौन से फॉर्मूले में होता है, वो होता है कंज के फॉर्मूले में। मीन्स कि यदि हमारे पास एक लाइन P है एक लाइन Q है तो देयरफॉर P डॉट Q, ये हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है उसमें ये लाइन बहुत अच्छी तरह से बैठ जा रहा है। ये हमारा P हुआ, इसे हम P मानेंगे,
क्योंकि यहाँ पे ये स्टार्टिंग में लिखा गया है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, इसमें क्या करना है, इसमें भी उसी तरह से जो आधार वाक्य दिया हुआ है उसको छोड़ करके अन्य पंक्ति जो दिए हुए हैं उसमें कौन से नियम लागू हुए हैं। जैसे कि देखिए आधार वाक्य हमारा यहाँ तक हो गया क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है, तो इसको छोड़ करके अन्य पंक्ति जो बचे उसमें कौन से नियम का यूज हुआ है, बस ये हमें संकेत करना है, मतलब कि ये हमें बताना है। तो फर्स्ट लाइन में कौन सा रूल यूज हुआ है, एम इम्प्लाई एन डॉट के इम्प्लाई एल। ये दोनों कहाँ से आए हम ये देखेंगे। एम इम्प्लाई एन कहाँ है, तो देखिए एम इम्प्लाई एन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, और के इम्प्लाई एल कहाँ है, तो के इम्प्लाई एल यहाँ है। मीन्स दोनों को जोड़ दिया गया है, इसको और इसको जोड़ा गया है, एक पंक्ति में किया गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कंज, मतलब कि ये कंज के फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है। जब हम दो अलग अलग पंक्तियों को एक साथ लिखते हैं तो वो कौन से फॉर्मूले में होता है, वो होता है कंज के फॉर्मूले में। मीन्स कि यदि हमारे पास एक लाइन P है एक लाइन Q है तो देयरफॉर P डॉट Q ये हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है उसमें ये लाइन बहुत अच्छी तरह से बैठ जा रहा है। ये हमारा P हुआ, इसे हम P मानेंगे क्योंकि यहाँ पे ये स्टार्टिंग में लिखा गया है। यहाँ पे हम इसे P मानेंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में ये है, और इसे Q मानेंगे। ठीक है, तो हो गया P, ये P Q, देयरफॉर P डॉट Q। मीन्स यहाँ पे कंज का फॉर्मूला यूज हुआ है। तो 2 और 1 जो पहले लिखा गया है उसे पहले लिखेंगे, पहले 2 नंबर यूज हुआ है तो 2 और 1 कंज, मीन्स 2 और 1 का कंज किया गया है इसमें। 6 नंबर में क्या हुआ, 6 नंबर कैसे है देखिए अभी ये हुआ नॉट एन वेज नॉट एल। ये कहाँ से आया है, तो देखिए यहाँ 4th नंबर का पंक्ति में दिख रहा है नॉट एल, नॉट एन वेज नॉट एल, और यहाँ पे डॉट का साइन भी है, मतलब कि इसे सिंप किया गया है। जब हमारे पास रहे P डॉट Q तो हम सिंप करके देयरफॉर P भी लिख सकते हैं सिर्फ। तो ये हो गया P डॉट Q, तो हमने यहाँ पे सिंप करके P को लिख दिया। मीन्स ये हो गया ये हो गया 4 का सिंप, ये 4 का सिंप हो गया। अब 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में नॉट एम वेज नॉट के। इसका और इसका अगर हम डी करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे इसका लास्ट और इसका लास्ट का निगेशन दिया हुआ है, मीन्स फर्स्ट का निगेशन, दोनों जगह का फर्स्ट का निगेशन आ गया। तो ये हो गया 5 और 6 का डी। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में डी का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ पे नॉट दिख रहा है, नॉट ओ वेज नॉट पी, नॉट ओ वेज नॉट पी। तो नॉट ओ वेज नॉट पी ये किसका और किसका डी से हुआ, देखिए इसमें देखिए नॉट ओ यहाँ पे नजर आ रहा है, नॉट ओ और नॉट पी, नॉट ओ नॉट पी मीन्स नॉट एन नॉट एल, नॉट एन नॉट एल यहाँ दिया हुआ है। अगर हम ये 3 और 6, अगर हम 3 और 6 नंबर का डी करते हैं तो फिर हमें ये मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे नॉट एल और नॉट एन और नॉट एल मीन्स इसका निषेध और इसका निषेध दिया हुआ है, तो हम इसका निषेध और इसका निषेध लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो 3 और 6, ये 3 और 6 का डी किया गया है। ये हो गया 3 और 6 नंबर का डी, 3 और 6 का डी। अब ये कहाँ से आया, तो ये देखिए ये फर्स्ट, ये यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है और यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है, मीन्स दोनों को कंज कर दिया गया है। जैसे इसमें कंज किया गया था वैसे भी इसमें कंज कर दिया गया है, मीन्स कि ये 9 नंबर जो है वह 8 और 7, पहले 8 नंबर का यूज इस्तेमाल हुआ है इसलिए हम पहले 8 लिखेंगे, फिर 7 नंबर का इस्तेमाल होगा तो हम 7 लिखेंगे, मीन्स ये दोनों का कंज कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ में।
आपको आज का क्लास कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताएं, और मैं इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।